से आ रहा है इसलिए कि हाँ कि N1 लोअर ऑर्बिट है, और बोर्स थ्योरी में अगर लोअर ऑर्बिट 1 है तो हायर ऑर्बिट 2, 3, 4, 5 होगा, क्योंकि N2 का वो कहते हैं हायर ऑर्बिट। अगर लोअर ऑर्बिट सेकंड है तो हायर ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट से ऊपर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ होगा। यानी कि यहाँ पर ये जो सारा वैल्यूज है ये बोर्स थ्योरी से एक्सप्लेन हो सकता है। अब रह गया ये इक्वेशन कि ये इक्वेशन क्या बोर्स थ्योरी से डिराइव हो सकता है, तो अब हम लोग यही करने जा रहे हैं, डेरिवेशन ऑफ दिस इक्वेशन। यहाँ पर लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ एमिटेड एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट N2 से लोअर ऑर्बिट N1। लेट द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बी डेल्टा ई। मान लीजिए ये जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है, कौन सा डिफरेंस ऑफ एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन N2 ऑर्बिट से जंप करके आता है N1 ऑर्बिट में, और इस एनर्जी डिफरेंस को मान लिए डेल्टा ई। तो हम लोग लिखेंगे कि डेल्टा ई इज इक्वल टू, जो आप पहले से जानते हैं, एनर्जी ऑफ N2 ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ N1 ऑर्बिट। तो ये जो है दिस इज फ्रॉम बोर्स थ्योरी, from Bohr's theory to find energy of nth orbit। तो अब जो हम लोगों को डेल्टा ई चाहिए वो डेल्टा ई है En2 माइनस En1। तो nth ऑर्बिट की जगह पर हम लोग कर दे N2 ऑर्बिट, और दूसरी बार कर दे nth ऑर्बिट की जगह पर N1 ऑर्बिट। तो ये जो En है इसकी जगह पर अगर हम लोग लिखें कि En2 इक्वल टू, तो लिखना होगा माइनस 2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू पावर 4m डिवाइडेड बाई, क्या लिखिएगा, N2 स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। इसको मान लो इक्वेशन नंबर ए। इसी तरह से बताओ En1 इक्वल टू क्या लिखोगे, En1 इक्वल टू, तो सारा वैल्यू यही रहेगा, n के प्लेस पर N1 स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया माइनस 2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू पावर 4m डिवाइडेड बाई N1 स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। इसको मान लो इक्वेशन नंबर बी। और इक्वेशन नंबर ए और बी में जो वैल्यू है En2 और En1 का, इसको पुट कर दो यहाँ पर, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। जो डेल्टा ई है En2 माइनस En1, इसमें En2 का वैल्यू पुट करो और En1 का वैल्यू पुट करो। Therefore, from equation 1 A and B, डेल्टा E इक्वल टू, En2 का वैल्यू लिखो माइनस 2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू पावर 4m बाई N2 स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर माइनस En1, और En1 का वैल्यू यहाँ है, इसको लिख दो माइनस 2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू पावर 4m बाई N1 स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर।
अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कि दिस माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो इस प्लस को पहले लिख दो और उसमें से इस टर्म को माइनस कर दो, तो ये इक्वेशन बदल कर हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर e टू पावर 4m बाई n1 स्क्वायर इंटू h स्क्वायर। आगे बताओ क्या लिखे? माइनस माइनस 2 pi squared z squared minus 2 pi One squared by z n squared square. e4 e by to power m 4 by by n2 का whole square squared by into h h squared. square। ठीक है, अब जरा कॉमन ले लो, इसमें से कॉमन ले लो तो तो 2 तब pi तो z कॉमन निकल square जाएगा सिर्फ n1 तो और one n2, यही दोनों डिफरेंट है, बाकी सब तो कॉमन ही है। तो हो गया 2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर e टू पावर 4m बाई h स्क्वायर होल मल्टीप्लाइड बाई, बोलो क्या लिखे? so 1 1 by n1 का n1 square का minus square 1 by minus 1 by n2 का 1 by n2 का square। हाँ बहुत अच्छा, आप लोग तो ऐसे बता रहे हैं आंसर जैसे कि लगता है कि मेरे सामने बैठ के पढ़ रहे हो और आंसर देते जा रहे हो, बहुत अच्छी बात। गुड, अब जरा इसमें देखो तो ये सारा टर्म्स में और देख करके बताओ कि इसमें से कौन कौन वेरिएबल है और कौन कौन कांस्टेंट है। और सारा टर्म्स तो मालूम ही है ना कि जेड है एटॉमिक नंबर, ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इसमें से वेरिएबल क्या है ये खोज के बताओ तो। सर z Pi sir. पाई वेरिएबल होता है, कौन बोला? पाई का वैल्यू No sir, no. and m z square सुबह सो के z उठोगे और तब m है का वैल्यू। वैल्यू 22/7, रात में सोने जाओगे तब भी पाई का वैल्यू 22/7, और हिमालय पहाड़ पर चढ़ जाओगे तब भी पाई का वैल्यू 22/7। लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन से हीलियम करोगे एटॉमिक नंबर 1 से 2 हो जाएगा, हीलियम से लिथियम करोगे एटॉमिक नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि जेड बदल रहा है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो जो जेड वेरिएबल है उसको बाहर निकाल दो, तो बाहर निकाल दो, मैंने क्लासरूम से बाहर नहीं निकाल दो, यहाँ ब्रैकेट से अगर बाहर निकालते हैं तो कहाँ लिखें इसको? क्या यहाँ लिख दें इनटू जेड स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा? yes sir. चलो अब लेफ्ट हैंड साइड में बताओ क्या है? डेल्टा डेल्टा ई। और आप जानते हैं डेल्टा ई इक्वल टू होता है hc बाई लैम्डा। लैम्डा यही लैम्डा है वेवलेंथ इस एनर्जी का, जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है जब वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ रहा है। एकदम डेरिवेशन के शुरू में इसी लैम्डा को हम लोग बोले थे कि दिस इज द वेवलेंथ ऑफ एनर्जी एमिटेड जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट n2 से जंप करके लोअर ऑर्बिट n1 में आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में डेल्टा ई की जगह लिख दो hc बाई लैम्डा। और मान लीजिए अगर आप जेड यहीं पर लिखे हैं तो भी कोई बात नहीं, अब इसको बाहर निकाल देंगे तो क्या लिखें अब 2 पाई स्क्वायर into e to the power 4m by h square into 1 by n1 का square minus 1 by n2 का square into z square। जेड स्क्वायर। अच्छा अब बताओ तो हम लोग को डिराइव क्या करना था, याद है तुम लोगों को? लेफ्ट हैंड साइड में जो डिराइव करना था उसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या था? 1 by lambda तो यहाँ से रहने दो, इसको कर दो 1 बाई लैम्डा।
तो ये HC अब कहाँ चला जाएगा? डिवाइड हो जाएगा उस साइड। हाँ, तो इधर ले आओगे इसको इधर, तो गुना करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? चलिए ठीक है ना, इतनी बात बोलिए, ये सही है? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes. यस सर। तो देखो अब हम लोगों को डेरिवेशन अब कंप्लीट होने जा रहा है। 1 by n plus ये सारा टर्म्स कांस्टेंट है, और इन सारे वैल्यूज को जब रखते हैं तो ये आ जाता है कि थोड़ा बहुत वैल्यू कैलकुलेशन में बदलता भी है, जैसे 109678 हम लिख दिए, हो सकता है आपको बुक में 109744 ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाता है। वो तो कभी कभी थोड़ा सा वैल्यूज में डेसिमल के बाद का कुछ नंबर्स को छोड़ देते हैं, तो ये वैल्यू लेकिन अप्रोक्सीमेटली इतना आ जाता है। और यही वैल्यू था दिया हुआ शुरू के इक्वेशन में 1897 में, जिसको कहते हैं रिडबर्ग इक्वेशन। देखो वही इक्वेशन आ गया। लेकिन एक टर्म अभी भी एक्स्ट्रा है, और वो है जेड स्क्वायर, जो उस समय नहीं था। अभी क्यों है जेड स्क्वायर, और कैसे ये जेड स्क्वायर का वैल्यू खत्म होगा इस इक्वेशन से? हाइड्रोजन के लिए निकालते हैं तो z की वैल्यू 1 डाल दीजिए। जब इस जेड का वैल्यू 1 हो जाए, जेड का वैल्यू 1 हो जाए, तो 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये इक्वेशन आ जाएगा जो इक्वेशन था रिडबर्ग इक्वेशन। और जेड इक्वल टू 1 का मतलब हुआ एटॉमिक नंबर 1, और एटॉमिक नंबर कौन से एलिमेंट का 1 होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम का। और जो रिडबर्ग इक्वेशन था वो हाइड्रोजन एटम के लिए दिया गया था, ये सारे एटम्स के लिए हो गया, हीलियम लिथियम बेरिलियम सब के लिए, क्योंकि यहाँ पर जेड का वैल्यू है। सर तो उस समय तो सर जेड का वैल्यू तो कुछ और भी हो सकता है ना सर? नहीं, वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए था ना, इसलिए जेड का वैल्यू हम लोग मान लेंगे कि 1 होगा हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। ये तो उस समय भी पता था, लेकिन उस समय भी एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन की चर्चा तो शुरू हो गई थी, लेकिन प्रोटॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट मालूम था, एटॉमिक नंबर उस समय नहीं मालूम था, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का डिस्कवरी का काम चल ही रहा था। इधर लिख लिया आप लोग ऊपर, यस। तो इसको डाल दो तुम, इक्वेशन नंबर 2 डाल दो। और ये डिराइव हुआ है कहाँ से? इस जगह से कि En इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर e टू पावर 4m बाई n स्क्वायर h स्क्वायर, यहाँ से शुरू किए थे डेरिवेशन। और ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किस थ्योरी का है? Rydberg equation. बोर्स थ्योरी का है फॉर्मूला। ये कोर्स। बोर्स थ्योरी में ना पढ़े हो? बोर्स थ्योरी के जी। पहले तो इस फॉर्मूला को हम आपको नहीं बताए थे, इसलिए नहीं बताए थे कि ये बोर्स थ्योरी का फॉर्मूला है, तो जब बोर्स थ्योरी पढ़ेंगे तब ना आएगा। तो ये बोर्स थ्योरी का इस फॉर्मूला के हेल्प से डिराइव करना शुरू करते 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 यहाँ तक पहुंच गए। चलो आगे लिखो। फॉर हाइड्रोजन एटम, जेड का वैल्यू 1, देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स
109,678 सेंटीमीटर इनवर्स। जेड का वैल्यू 1 कर लेना, तो अब आ जाएगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ भाई ये वैल्यू कहाँ से आया है, तो कहोगे कि ये वैल्यू आया है इस इक्वेशन से, जो है 2 पाई स्क्वायर e to the power 4m पावर 4m डिवाइडेड h बाई cube h क्यूब h cube बाई c c। तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, क्योंकि सारा टर्म्स इसमें कांस्टेंट है। और ये वैल्यू जो रिडबर्ग इक्वेशन में वैल्यू दिया था 109,677, उसी के ही तो आसपास है। yes इसलिए sir इसलिए रिडबर्ग जो साइंटिस्ट थे, उनके ऑनर में इस कांस्टेंट को नाम दिया गया है आर एच फॉर रिडबर्ग कांस्टेंट। मतलब नेल्स बोर के थ्योरी से ये डिराइव होता है, लेकिन चूंकि ये बहुत पहले ये काम कर लिया गया था बिना किसी थ्योरेटिकल कैलकुलेशन के, तो उनके ऑनर में इस वैल्यू को नाम दिया गया है, इस वैल्यू को या इस वैल्यू को नाम दिया गया है। तो जी छूट गया है, रिडबर्ग कांस्टेंट, यहाँ जी जोड़ लेना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/λ इक्वल टू आर एच इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर फॉर हाइड्रोजन एटम। लेकिन अगर न्यूमेरिकल हीलियम लिथियम किसी और एटम के लिए आ जाए, तो लिख दीजिएगा 1/λ इक्वल टू आर एच इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर फॉर ऑल एटम्स having 1 electron, that is He plus Li plus plus Be plus 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 etc. हाइड्रोजन भी हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन में भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है।